अगर एक पल के लिए कल्पना की जाए, एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। लाखों ग्राहक एक साथ खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, और सर्वर पे भयानक ट्रैफिक आ रहा है। बिल्कुल। कार्ट में सामान डाला जा रहा है, पेमेंट गेटवे एकदम फुल है, सब कुछ बहुत शानदार चल रहा है। लेकिन अचानक स्क्रीन पर 500 इंटरनल सर्वर एरर आ जाता है। सही कहा, पूरा सर्वर क्रैश हो जाता है। और जब इस क्रैश का कारण खोजा जाता है ना, तो पता चलता है कि कोई हैकर या कोई साइबर हमला इसके पीछे नहीं था। तो क्या था? कारण था कोड में की गई एक बहुत ही छोटी सी गलती। मतलब लाखों यूजर्स का डेटा फिल्टर करने के लिए सेट की जगह लिस्ट का इस्तेमाल कर लेना। ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, एक गलत डेटा स्ट्रक्चर ने पूरे सर्वर की मेमोरी को जाम कर दिया और करोड़ों का नुकसान हो गया। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस जावा कलेक्शन सिलेक्शन गाइड पर चर्चा करने वाले हैं, वो केवल कोड लिखने का नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में वो टूल किट है जो ये तय करती है कि कोई सिस्टम भारी दबाव में टिकेगा या फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मैं इस पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और ये ई कॉमर्स वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, जब डेटा को स्टोर करने की बात आती है ना, तो बाहर से हर डेटा स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा लग सकता है। हाँ, मतलब सबका काम तो जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना ही है। सही बात है। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके आर्किटेक्चर के भीतर झांकता है, तो पता चलता है कि हर एक कलेक्शन एक खास समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। बिल्कुल। अगर पेचकस की जगह हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए, तो दीवार और कील दोनों का नुकसान होना तय है ना? ये गाइड असल में इसी बात का ब्लूप्रिंट है कि मेमोरी, स्पीड और डेटा के व्यवहार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। मैं भी इस विषय पर गहराई से बात करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और सबसे बुनियादी ज़रूरत से शुरू करते हैं। मतलब जब भी डेटा स्टोर करने की बात आती है, तो सबसे पहला विचार एक सूची या लिस्ट बनाने का आता है। हाँ, लिस्ट सबसे आम तरीका है। लेकिन स्रोत सामग्री ये बहुत स्पष्ट करती है कि सही लिस्ट का चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस डेटा के साथ आगे क्या होने वाला है। ये एक बहुत अहम बिंदु है। मतलब क्या उसमें से जानकारी बार बार खोजी जाएगी या फिर उसमें लगातार नए आइटम जोड़े और हटाए जाएंगे। और यहीं पर एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी बहस खड़ी होती है। बिल्कुल। गाइड के अनुसार इंडेक्स के जरिए तेजी से डेटा खोजने के लिए एरे लिस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यहाँ इंडेक्सिंग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एरे लिस्ट का निर्माण होता है, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक कंटिग्यूअस यानी एक साथ जुड़ी हुई जगह घेरती है। कंटिग्यूअस मतलब बीच में कोई खाली जगह नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसे एक लंबी रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह देखा जा सकता है, जो एक के पीछे एक जुड़े होते हैं। अच्छा, अगर इसे एक विशाल लाइब्रेरी के नजरिए से देखा जाए, जहां हर किताब का एक तय नंबर या इंडेक्स है, तो बात और साफ हो जाती है। वो कैसे? अगर 500वें नंबर की किताब चाहिए, तो शुरू से लेकर 499 किताबों को देखने की कोई जरूरत तो है नहीं। सीधे उस इंडेक्स नंबर पर जाया जा सकता है और किताब तुरंत मिल जाती है। एकदम सही एनालॉजी है। क्योंकि एरे लिस्ट मेमोरी ने एक साथ रखी गई है, कंप्यूटर को सिर्फ एक छोटा सा गणितीय हिसाब करना होता है। शुरुआती पते में 500 जोड़कर सीधे उस जगह पर छलांग लगा दी जाती है। इसलिए फास्ट लुकअप के मामले में ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। बिल्कुल। और कंप्यूटर के प्रोसेसर को ये कंटिग्यूअस व्यवस्था बहुत पसंद आती है। इसे हम कैश लोकेलिटी कहते हैं। कैश लोकेलिटी, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। आसान भाषा में बताऊं तो जब प्रोसेसर एरे लिस्ट का एक हिस्सा पढ़ता है, तो वो आसपास के डेटा को भी पहले से अपने कैश में रख लेता है। इससे स्पीड और बढ़ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भाषा में कहें तो ये O1 की स्पीड है। O1 मतलब डेटा चाहे 10 हो या 10 लाख, खोजने में एक समान बिल्कुल नगण्य समय लगेगा। बिल्कुल, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक पेंच नजर आ रहा है। क्या? अगर ये लाइब्रेरी वाली व्यवस्था इतनी ही तेज है, तो ये तब पूरी तरह चरमरा जाएगी जब इसके बिल्कुल शुरू में या बीच में कोई नई किताब घुसेड़ने की कोशिश की जाएगी, है ना? हाँ, क्योंकि जगह तो पहले से तय और भरी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स 0 पर कोई नया आइटम डालना है, तो पहले वाले को दूसरे पर, दूसरे को तीसरे पर। इस तरह लाखों आइटम्स को एक एक कदम आगे खिसकाना पड़ेगा। बाप ले, क्या इस तरह से सिरों पर लगातार नए आइटम जोड़ने या हटाने से एरे लिस्ट का पूरा सिस्टम प्रोसेसर को बुरी तरह थका नहीं देगा? यही एरे लिस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे अक्सर नए डेवलपर्स नजरअंदाज कर देते हैं। देखें, जब डेटा लाखों में होता है और हर सेकंड नए आइटम बीच में या शुरू में जुड़ रहे होते हैं, तो ये शिफ्टिंग कंप्यूटर की मेमोरी
और प्रोसेसर पर बहुत भारी दबाव डालती है। सर्वर क्रैश होने का एक कारण ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और हर बार जब लिस्ट की क्षमता पूरी हो जाती है तो उसे अपनी साइज दोगुनी करनी पड़ती है। सारा पुराना डेटा नई जगह कॉपी करना पड़ता है। ओहो, ये तो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया लग रही है। बहुत धीमी। और यहीं पर हमारी गाइड एक वैकल्पिक टूल की ओर इशारा करती है, लिंक्ड लिस्ट या डैक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लिंक्ड लिस्ट इस खिसकाने वाली समस्या को सुलझाने के लिए एक अलग ही आर्किटेक्चर का उपयोग करती होगी। शायद ये मेमोरी में एक साथ रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह नहीं रखी जाती। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। लिंक्ड लिस्ट की वास्तुकला ना एक खजाने की खोज या ट्रेजर हंट जैसी होती है। ट्रेजर हंट? वो कैसे? इसमें हर तत्व एक अलग नोड होता है जो मेमोरी में कहीं भी बिखरा हो सकता है। कोई कंटिग्यूअस ब्लॉक नहीं होता। हर नोड के पास दो चीजें होती हैं, अपना डेटा और अगले नोड का पता। अरे वाह! तो अगर लिस्ट के बिल्कुल शुरू में एक नया नोड जोड़ना है तो बाकी किसी भी नोड को अपनी जगह से खिसकाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस नए नोड को मेमोरी में कहीं भी रखा जाए और उसमें पहले वाले नोड का पता डाल दिया जाए, वो नया शुरुआती बिंदु बन जाएगा। एकदम सही। कोई शिफ्टिंग नहीं होती, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस एक नया कनेक्शन बनाया और काम हो गया। क्या बात है! इसीलिए गाइड स्पष्ट रूप से कहती है कि सिरों पर तेजी से डेटा डालने या हटाने के लिए लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाती है। लेकिन एक मिनट, अगर इसमें हर नोड बिखरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कैश लोकेलिटी वाला फायदा यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो फायदा यहाँ खत्म हो जाता है। मतलब अगर 500 आइटम खोजना है तो एरेलिस की तरह सीधे छलांग नहीं लगाई जा सकती। पहले सुराग से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, पूरे 500 सुराग पार करने पड़ेंगे। हाँ। ये तो डेटा खोजने के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। और यही वो ट्रेड ऑफ या समझौता है जिसका जिक्र सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बार बार होता रहता है। देखिए, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सही बात है। डेटा को तेजी से खोजना है तो एरे लिस्ट चुनी जाए, लेकिन डेटा जोड़ने में समय लगेगा। और तेजी से डेटा जोड़ना और हटाना है तो लिंक्ड लिस्ट चुनी जाए, लेकिन खोजना धीमा हो जाएगा। ये पूरी तरह से उस एप्लीकेशन की जरूरत पर निर्भर करता है जिसे बनाया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब लिस्ट और अनुक्रम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। गाइड का अगला हिस्सा एक नई और बहुत ही व्यावहारिक समस्या की ओर ध्यान खींचता है। क्या हो अगर डेटा का क्रम उतना महत्वपूर्ण ना हो जितना ये सुनिश्चित करना कि डेटा में कोई नकल या डुप्लीकेट ना हो? अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट की सबसे आम समस्याओं में से एक है। इसे उसी ई-कॉमर्स वाले उदाहरण से समझा जाए। अगर 1 करोड़ यूजर्स का ईमेल डेटाबेस है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी ईमेल आईडी 2 बार रजिस्टर ना हो। अगर इस काम के लिए एक साधारण एरे लिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो हर बार नया यूजर रजिस्टर होने पर पूरी लिस्ट को शुरू से अंत तक चेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत भयानक होगा। हाँ, 1 करोड़ रिकॉर्ड्स को हर बार स्कैन करना, ये तो सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश कर देगा, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी। ऐसे परिदृश्य में लिस्ट का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी गलती है और यहीं पर सेट की अवधारणा प्रवेश करती है। अच्छा, सेट। गाइड का नियम बिल्कुल साफ है। केवल अद्वितीय या यूनिक तत्वों को स्टोर करने के लिए हैश सेट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये डुप्लीकेट्स को कैसे रोकता है? ये सुनिश्चित करता है कि कलेक्शन में कोई भी आइटम केवल एक ही बार मौजूद हो। और मजे की बात यह है कि ये काम इतनी तेजी से होता है कि 1 करोड़ रिकॉर्ड्स में भी डुप्लीकेट चेक करने में लगभग 0 समय लगता है। 0 समय? अरे वाह! ये हैश तकनीक पर काम करता है ना, जो हैश मैप का भी आधार है। बिल्कुल। गाइड में बताया गया है कि की वैल्यू मैपिंग के लिए हैश मैप का इस्तेमाल होता है। ये कुछ एक डिक्शनरी या शब्दकोश की तरह लगता है। हाँ, डिक्शनरी वाला उदाहरण बहुत सही है। मतलब जब शब्दकोश में कोई शब्द ढूंढना होता है तो हम पन्ने दर पन्ने नहीं पढ़ते, सीधे उस शब्द पर यानी की पर जाकर उसका अर्थ या वैल्यू पढ़ लेते हैं। ये तुलना काम को समझने के लिए अच्छी है, लेकिन इसके पीछे की जो हैश फंक्शन की तकनीक है ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, उसमें क्या होता है? देखिए, हैश सेट और हैश मैप दोनों के मूल में एक गणितीय जादू होता है। जब भी कोई नया डेटा, जैसे मान लीजिए कोई ईमेल आईडी, इसमें डाला जाता है तो हैश फंक्शन उस डेटा को एक छोटे से फिक्स्ड लेंथ कोड या नंबर में बदल देता है। तो ये नंबर असल में उस डेटा का नया पता बन जाता है। बिल्कुल। उस नंबर के आधार पर सिस्टम यह तय करता है कि डेटा को किस विशिष्ट बकेट या डिब्बे में रखा जाएगा। समझ गया। तो जब वही ईमेल आईडी दोबारा चेक करने के लिए आती है तो सिस्टम को पूरी करोड़ों की लिस्ट नहीं छाननी पड़ती। वो फिर से हैश फंक्शन चलाता है,
तुरंत उसी बकेट के पत्ते पर पहुंचता है और देखता है कि क्या वहां पहले से कुछ है। और अगर है तो उसे डुप्लीकेट मानकर तुरंत खारिज कर दिया जाता है। एकदम सही। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर करोड़ों ईमेल आईडी हैं और बकेट्स की संख्या तो सीमित ही होगी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हैश फंक्शन दो अलग अलग ईमेल आईडी के लिए एक ही बकेट का नंबर निकाल दे? बहुत अच्छा सवाल है। इसे हैश कोलिजन कहा जाता है ना? अगर दो चीजें एक ही डिब्बे में जाने की कोशिश करें तो हैश मैप इसे कैसे संभालता है? ये हैश मैप के आर्किटेक्चर का सबसे गहरा और रोचक हिस्सा है। देखिए, कोलिजन होना तो तय है। जब ऐसा होता है तो हैश मैप उस एक बकेट के अंदर ही एक छोटी सी लिंक्ड लिस्ट बना देता है। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल यहां होता है। हाँ, यानी एक ही डिब्बे के अंदर आइटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगे तो वो बकेट वाली लिंक्ड लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। फिर तो डेटा खोजने में वापस वही धीमापन आ जाएगा जो एक साधारण लिस्ट में होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी समस्या को हल करने के लिए जावा के नए वर्जन्स में एक बहुत ही स्मार्ट बदलाव किया गया। वो क्या? जब किसी एक बकेट में एक सीमा या थ्रेशोल्ड से ज्यादा आइटम्स जमा हो जाते हैं तो हैश मैप उस लिंक्ड लिस्ट को चुपचाप एक बैलेंस्ड ट्री में बदल देता है। अरे वाह, ट्री में बदल देता है। हाँ, इससे खोजने की स्पीड फिर से काफी तेज हो जाती है। और इसके अलावा जब पूरा हैश मैप बहुत ज्यादा भर जाता है, जिसे लोड फैक्टर कहते हैं, तो वो खुद ब खुद अपना साइज दोगुना कर लेता है। और सारा डेटा नई जगह रख देता है। बिल्कुल, सारे डेटा को नई बकेट्स में फिर से व्यवस्थित करता है, जिसे रीहैशिंग कहते हैं। मतलब अगर दो अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना है, जैसे किसी कर्मचारी के आईडी कार्ड को उसके पूरे विवरण से जोड़ना, तो हैश मैप सबसे शक्तिशाली टूल है। इसमें कोई शक नहीं। यहां खोजना, जोड़ना और डुप्लीकेट्स को रोकना सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन इतनी जबरदस्त स्पीड की भी कोई कीमत तो चुकानी पड़ती होगी, कुछ तो ट्रेड ऑफ होगा। बिल्कुल है, और वो कीमत है अव्यवस्था। अव्यवस्था? देखिए, हैश फंक्शन ये तय करता है कि डेटा किस बकेट में जाएगा, और ये वितरण पूरी तरह से यादृच्छिक या रैंडम होता है। इसका मतलब है कि हैश सेट या हैश मैप इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि डेटा किस क्रम में बाहर आएगा। अच्छा, तो अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जहां डेटा बहुत तेजी से चाहिए, लेकिन साथ ही उसे किसी खास क्रम में भी दिखाना है, जैसे अगर एक लीडर बोर्ड बनाना हो जहां खिलाड़ियों के स्कोर घटते क्रम में चाहिए, या फिर कोई रेंज क्वेरी करनी हो जैसे ए से एम तक के नाम वाले सभी यूजर्स की लिस्ट, या 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच के सभी ट्रांजैक्शंस। हाँ, ऐसे मामलों में हैश मैप तो यहां पूरी तरह फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई क्रम ही नहीं है। यहीं पर शायद गाइड के तीसरे खंड की आवश्यकता महसूस होती है, अव्यवस्था को व्यवस्थित करना। एकदम सटीक बात कही आपने। जब क्रम और रेंज क्वेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है, तो डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर की ओर मुड़ना पड़ता है। ट्री मैप और ट्री सेट, है ना? हाँ, गाइड बताती है कि सॉर्ट किए गए डेटा के लिए ट्री मैप या ट्री सेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये ट्री की वास्तुकला हैश मैप से कैसे अलग होती है? क्या ये हर नए आइटम को जोड़ते समय ही उसे सही जगह पर रख देती है? हाँ, ये असल में रेड ब्लैक ट्री नामक एक विशेष सेल्फ बैलेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग मतलब जब भी कोई नया डेटा इसमें डाला जाता है तो ये ट्री खुद को इस तरह से एडजस्ट करता है कि सारा डेटा हमेशा एक सख्त क्रम में रहे, जैसे वर्णमाला के क्रम में या संख्याओं के बढ़ते घटते क्रम में। बिल्कुल, कोई भी आइटम बेतरतीब ढंग से नहीं पड़ा होता। लेकिन हर बार जब कोई नया आइटम आता है तो पूरी ट्री को अपनी शाखाएं फिर से एडजस्ट करनी पड़ती होंगी ताकि संतुलन बना रहे। क्या ये प्रक्रिया हैश मैप की तुलना में बहुत धीमी नहीं होती? इसमें निश्चित रूप से समय लगता है। जहां हैश मैप डेटा जोड़ने में O1 का समय लेता है, वहीं ट्री मैप O log n का समय लेता है। इसका मतलब है कि अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसे सही जगह पर सेट करने में सिस्टम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए नियम बहुत साफ है, अगर डेटा को सिर्फ स्टोर और खोजना है तो हैश मैप का इस्तेमाल हो। ट्री मैप का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब डेटा का क्रमबद्ध होना या रेंज क्वेरी करना अनिवार्य हो। बिना जरूरत के ट्री का इस्तेमाल सिस्टम को धीमा कर देगा। ये तो बात हो गई पूरे डेटा को सॉर्ट करने की। लेकिन गाइड में एक और बहुत ही दिलचस्प टूल का जिक्र है, प्रायोरिटी क्यू। ये मेरा पसंदीदा है। गाइड कहती है कि प्राथमिकता आधारित प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी उलझन हो सकती है। कैसी उलझन?
अगर ट्री सेट पहले से ही डेटा को क्रम में रख रहा है, जहां सबसे छोटा या सबसे बड़ा आइटम हमेशा आसानी से मिल सकता है, तो फिर इस प्रायोरिटी क्यू की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इस अंतर को समझना एक औसत और एक बेहतरीन डेवलपर के बीच का फर्क तय करता है। इसे एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम के उदाहरण से बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अस्पताल का उदाहरण, इसे थोड़ा और खोला जाए। मान लीजिए सामान्य ओपीजी में एक सीधी कतार होती है। जो मरीज पहले आया, डॉक्टर उसे पहले देखेगा। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो कहते हैं। हाँ, ये तो सामान्य बात है। लेकिन इमरजेंसी रूम का नियम अलग होता है। वहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी देर से बैठा है। अगर कोई व्यक्ति मामूली चोट के साथ 2 घंटे से इंतजार कर रहा है और अचानक एक गंभीर हार्ट अटैक का मरीज आता है, तो उस हार्ट अटैक वाले मरीज की प्राथमिकता सबसे ज्यादा हो जाती है और उसे तुरंत इलाज मिलता है। अच्छा, तो प्रायोरिटी क्यू ठीक इसी तरह काम करती है, या सुनिश्चित करती है कि जिस आइटम की प्राथमिकता, चाहे वो सबसे बड़ा नंबर हो या सबसे महत्वपूर्ण टास्क, सबसे अधिक तय की गई है, वो हमेशा सबसे पहले बाहर निकलेगा, बिल्कुल, भले ही वो सबसे अंत में क्यों ना जोड़ा गया हो। एकदम सही। लेकिन जो सवाल ट्री सेट और प्रायोरिटी क्यू के बीच के अंतर का था, उसका जवाब इसके अंदर छिपे बाइनरी हीप स्ट्रक्चर में है। बाइनरी हीप ट्री से अलग कैसे है? दोनों ही तो डेटा को व्यवस्थित कर रहे हैं। और यहीं पर परफॉर्मेंस का असली खेल है। मान लिया जाए कि अस्पताल में 1000 मरीज हैं। अगर ट्री सेट का इस्तेमाल किया जाए तो वो हर एक मरीज को 1 से लेकर 1000 तक की सटीक रैंक देगा। और हर बार नया मरीज आने पर पूरी की पूरी रैंकिंग को फिर से बैलेंस किया जाएगा। जबकि इमरजेंसी रूम के डॉक्टर को ये जानने की कोई परवाह नहीं होती कि 543 में और 544 में मरीज में से कौन पहले देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इस वक्त नंबर 1 पर कौन है, जिसकी हालत सबसे गंभीर है। बिल्कुल सटीक। प्रायोरिटी क्यू पूरा डेटाबेस सॉर्ट नहीं करती। उसका हीप स्ट्रक्चर केवल इतनी मेहनत करता है कि सबसे अधिक प्राथमिकता वाला आइटम हमेशा सबसे ऊपर यानी रूट पर रहे। अरे वाह! बाकी का डेटा अंदर किस क्रम में है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। पूरी रैंकिंग बनाने की मेहनत से बचकर ये ट्री सेट की तुलना में कहीं अधिक हल्की और तेज बन जाती है। मतलब ये बैकग्राउंड टास्क के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब बैकग्राउंड टास्क के ऊपर किसी महत्वपूर्ण सिस्टम अपडेट को तरजीह देनी होती है, तो वहां ट्री सेट नहीं, प्रायोरिटी क्यू का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गैर जरूरी सॉर्टिंग से बचा जा सके। तो अगर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पिरोया जाए, तो ये जावा कलेक्शन सिलेक्शन गाइड वास्तव में एक बहुत ही सोचे समझे टूल बॉक्स की तरह उभर कर आती है। मतलब जहां हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक स्पष्ट उद्देश्य और अपना एक ट्रेड ऑफ है। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकाला जाए ना, तो वो निर्णय लेने के कौशल पर आकर टिकता है। हाँ, मतलब अगर इंडेक्स के जरिए तुरंत जानकारी निकालनी है तो एरे लिस्ट बेहतरीन है, लेकिन बीच में डेटा जोड़ने पर समझौता करना पड़ेगा। सही। अगर सिरों पर लगातार डेटा जोड़ना हटाना है तो लिंक्ड लिस्ट मौजूद है, पर उसमें सीधे बीच में कूदने की सुविधा नहीं मिलेगी। हर हाल में एक व्यवस्थित क्रम में या रेंज में चाहिए तो ट्री मैप या ट्री सेट का इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही स्पीड थोड़ी कम हो जाए। एकदम सही। अंत में अगर पूरे डेटा को सॉर्ट करने की भारी मेहनत से बचना है और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोच्च प्राथमिकता वाले काम पर फोकस करना है, तो प्रायोरिटी क्यू उस इमरजेंसी रूम की तरह हमेशा तैयार है। ये पूरा विश्लेषण यही साबित करता है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता। वो बस उस विशेष समस्या के लिए गलत या सही होता है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और यही बात एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचा जा सकता है जो कोड की इस दुनिया को भविष्य की ओर ले जाता है। वो क्या? देखिए, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स का डिजाइन हमारी वास्तविक दुनिया की व्यवस्थाओं जैसे ट्रेन के डिब्बे, शब्दकोश के पन्ने या अस्पताल के इमरजेंसी रूम पर ही आधारित है। बिल्कुल, ये सब हमारी दुनिया से ही प्रेरित है। लेकिन आज के समय में डेटा का आकार और जटिलता इतनी बढ़ गई है कि कई बार इंसानी दिमाग के लिए भी सही टूल चुनना मुश्किल हो जाता है। बिग डेटा के जमाने में यह सच है। तो विचार करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मशीन लर्निंग और एआई का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में कोड इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो डेटा के व्यवहार को देखकर रन टाइम में खुद ही तय कर ले कि उसे क्या बनना है? ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। कल्पना की जा सकती है कि एक सिस्टम शुरू में एरे लिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि बहुत ज्यादा डेटा बीच में जोड़ा जा रहा है, वो बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद लिंक्ड लिस्ट में तब्दील हो जाए।
डायनामिक स्ट्रक्चर। या फिर जब हैश मैप में बहुत ज्यादा डेटा आ जाए तो वो खुद को एक प्रायोरिटी क्यू में बदल ले। क्या भविष्य के डेवलपर्स को इस कलेक्शन गाइड को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम खुद अपना टूल बॉक्स बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कंप्यूटर साइंस के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। इस गहरे विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इन सवालों पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।